हाय डियर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो जैसा मैंने इन्फॉर्म किया था कि मंडे से आपका हाइड्रोलिक मशीन या कह सकते हो फ्लूइड मशीनरी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा आज से फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, फ्लूइड मशीनरी या आप इसी को कह सकते हो हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, जो आप देखो फ्लूइड मैकेनिक्स तो हमने पूरा कवर कर लिया था क्लास में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक बचा था उसमें फ्लूइड मशीनरी, क्योंकि अगर मैं बात करूं बेटा मैकेनिकल ब्रांच की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें से ऑब्जेक्टिव में भी 5 से 6 कम से कम क्वेश्चन आएंगे, सिविल में भी 2-3 क्वेश्चन तो रहेंगे। और इसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं, ठीक है, तो मेंस की बात करूं बेटा तो समझ लीजिए हर साल एक क्वेश्चन रहेगा जो 25 से 30 नंबर का आएगा। अगर कभी 2 क्वेश्चन कर देता है एग्जामिनर तो समझ लो 40 से 50 नंबर का ही हो जाता है 300 नंबर में। ठीक है और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा मेंस में देखो 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 6 में से 5 क्वेश्चन करने रहेंगे जो 60-60 नंबर के रहते हैं, फिर उसमें सेगमेंट रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसमें आप फ्लूइड मशीनरी का क्वेश्चन आ गया और बाकी उसके क्वेश्चन इजी है, ठीक है, तो अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप छोड़ नहीं सकते फ्लूइड मशीनरी। छोड़ते हो तो आपको हो सकता है कि बाकी और टफ क्वेश्चन होगा, फिर आपके पास अल्टरनेट कम रह जाएगा। ठीक है, इसके चक्कर में आप कई लड़के होते हैं कि जैसे फ्लूइड मशीनरी पढ़ते ही नहीं, छोड़ के चले जाते हैं कि यार इसको छोड़ दूंगा। होता क्या है कि अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक क्वेश्चन में ये है, एक क्वेश्चन का एक पार्ट ये है, ये क्वेश्चन फ्लूइड मशीनरी वाला क्वेश्चन है टरबाइन या पंप से, और दूसरा क्वेश्चन आ गया कोई और दूसरे आपके सब्जेक्ट जो आपका वीक है उसमें से क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या है भाई, कोई भी अटेम्प्ट करोगे आधा छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वैसे भी हमारा इंपॉर्टेंट है तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है। और मेंस में समझ लो ये आता ही आता है ना, मतलब 90% इसका क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा फ्लूइड मशीनरी। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो फ्लूइड मशीनरी है बेटा ये क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन है एक तरह का। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई है उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी इक्वेशन, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन, ये सब यहाँ पे बार बार यूज होंगी। और क्या, फ्लो सेपरेशन हो गया, ठीक है, कैविटेशन हो गया, तो बेटा ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, बार बार यूज होंगी। ठीक है, तो उसको आप रिवाइज कर लेना, उस पर एक नजर डाल लेना जरूर। ठीक है, उसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो अभी आपको बताया था कि कोई भी अगर आप बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हो, ठीक है, 1 डे एग्जाम की बात करते हो, तो ऑन एन एवरेज 5 to 8% कह सकते हो, 5 to 8%। ठीक है, सिविल में थोड़ा सा कम रहता है लेकिन मैकेनिकल में अच्छा वेटेज रहता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 तो अच्छा है, अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छा वेटेज है। ठीक है, और अगर मैं मेंस की बात करूं बेटा तो मेंस में 30 से 40 नंबर का रहता ही रहता है ये। ठीक है, याद रखना इसको, इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आता है। 30 से 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हिला नहीं सकते हो इसके मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो देख लेना करके इसको। ठीक है, तो ये टफ है फ्लूइड मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में बेटा, टफ है, तो आपको बस कंसंट्रेट करते चलो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे कंसेप्ट आपको समझाना। ठीक है, प्रॉपर कंसंट्रेट करो, डेली लेक्चर सुनो अच्छे से। ठीक है, आइसोलेटेड बैठ के एकदम अकेले में। उसके बाद क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जब भी मैं कहूँ नोट करो तो नोट करो। देखो क्या नहीं करना है आपको। ठीक है, जब मैं कहूँ सुनो तो सुनना है। ठीक है, जब मैं कहूँ अब नोट करो तब नोट करना है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोलता जा रहा हूँ आप भाई साहब टाइप बन गए टाइप राइटर, ठीक है, एकदम एडिटर बन रहे हो, न्यूज वाले बन रहे हो कि कोई भी एक वर्ड निकल रहा है मैं छाप दूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास देखो यहाँ तो वो करने रिपीट करने की भी आपके पास ऑप्शन रहेगा अवेलेबल, आप दोबारा सुन सकते हो चीजों को जो भी आपको लेक्चर में डिलीवर किया गया है। ठीक है, तो आपको जब बोलूं तभी आप नोट करना है, अदरवाइज क्या करोगे, सुनोगे ध्यान से। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव और मीन्स ये है इसका वेटेज। अब मैं बात कर देता हूं कि इसमें हम पढ़ेंगे कैसे। तो बेटा इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर कह सकते हो, या फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट। इंपैक्ट ऑफ जेट का मतलब क्या है कि जब भी कोई जैसे हाई वेलोसिटी मूविंग वाटर है, ठीक है, वाटर स्ट्रीम है जिसकी हाई वेलोसिटी है, अगर वो किसी प्लेट से टकरा रही है, प्लेट बेटा फ्लैट भी हो सकती है, कर्व प्लेट भी हो सकती है, मूविंग प्लेट भी हो सकती है, स्टेशनरी प्लेट भी हो सकती है,
तो जब कोई वाटर उससे प्लेट से टकराता है तो वाटर के द्वारा उस प्लेट पे कितना फोर्स लगता है, ठीक है। ये हम यहाँ पढ़ेंगे, चाहे मूविंग वेन है, चाहे फ्लैट प्लेट है, चाहे आपका क्या है बेटा कर्व प्लेट है, ठीक है। हर तरह की प्लेट पे अगर आपका वाटर टकरा रहा है तो वाटर के द्वारा कितना उस पर फोर्स लग रहा है, कितना वाटर वर्क डन कर रहा है उस प्लेट पे, क्या पावर जनरेट कर रहा है वाटर, ठीक है, क्या पावर, ठीक है, जनरेट कर रहा है उस प्लेट पे। तो ये सारी चीज हमें इसमें पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव में इसका वेटेज अच्छा है, इंपैक्ट ऑफ जेट से आसान क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव में जनरली आते हैं। दूसरा, अगर आप बेटा टरबाइन की बात करो या पंप की बात करो, तो टरबाइन और पंप का कोई भी क्वेश्चन मेंस की अगर मैं बात करूं या कोई भी न्यूमेरिकल बिना इसके नहीं हो सकता, क्योंकि इसी चैप्टर में हम सीखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। उसमें तो केवल और केवल क्या रहता है, बस टरबाइन है, हमें पता है कि ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है, ठीक है, एक्सियल फ्लो हो रहा है, टेंजेंशियल फ्लो हो रहा है, रेडियल फ्लो हो रहा है। तो रेडियल फ्लो की हम सारी कंडीशन जानते हैं, कैसे वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा, यहां से बना के और सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। सब कुछ इसी में सीख जाएंगे, बस बाद में तो वो ये देखना है कि जैसे टरबाइन है तो किस तरह का टरबाइन है और उसके लिए कैसा वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा, वहां से क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इंपैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं बेटा हाइड्रोलिक टरबाइन, या कह सकते हो सिंपल ऐसे कह सकते हो टरबाइंस। तो देखो टरबाइंस का आप बेटा एप्लीकेशन तो जानते होंगे, कहाँ यूज होते हैं टरबाइंस जनरली, हाइड्रोलिक एनर्जी, वाटर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर जो लगा रहता टरबाइन के साथ में रहता है, ठीक है, वो जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहां पे क्या लगे रहते हैं बेटा, हमारे टरबाइन से लगे रहते हैं, ठीक है। कौन से टरबाइन होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं, किसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में बताऊं तो देखो दो तरह के टरबाइन होते हैं बेटा, एक हमारा इंपल्स टरबाइन है, सिलेबस की बात कर देता हूँ। दूसरा क्या होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। क्या होते हैं तभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इंपल्स टरबाइन आपने सुना होगा पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है, मतलब होते तो कई हैं लेकिन जो आपके सिलेबस में है जहां से क्वेश्चन बनेगा या जो सिलेबस में वो क्या है बेटा, पेल्टन व्हील टरबाइन। तो इंपल्स के अंदर पेल्टन व्हील टरबाइन पढ़ेंगे। रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन और प्रोपेलर, ये तीन सिलेबस में, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डिटेल, ठीक है, एवरीथिंग रिगार्डिंग टरबाइंस, ठीक है, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। थर्ड वन इज पंप्स। अब पंप्स आपको आइडिया होगा कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, पंप्स क्यों यूज किए जाते हैं, जस्ट टरबाइन के उल्टे, ठीक है। क्या होता है इसमें कि मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, पहले मोटर लगी रहती है तो पहले हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी, वही मैकेनिकल एनर्जी इसके रोटर पे आती है, पंप के रोटर पे, ठीक है, इम्पेलर कहते हैं। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, हाइड्रोलिक एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक है, जहाँ से जिससे हमें डिस्चार्ज मिलता है। समरसेबल पंप हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं जितने भी आप हेड पंप है, ठीक है, तो उसमें भी एक पंप यूज होती है बेटा, ठीक है। तो हम देखो दो तरह की जनरली पंप यूज करेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम सिलेबस में, एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो रोटोडायनामिक पंप की कैटेगरी में आती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप सब लोगों ने देखा होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप आप देखते होंगे कि हमें मान लो फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे वाटर भेजना है तो आप देखते हो कहते नहीं पंप लगा दो नल में, उतना डिस्चार्ज अगर वहां डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो उतना हेड जनरेट नहीं कर पा रहा है आपका नल, तो ठीक है, तो उस पंप से जो वाटर भेजा जाता है वो पंप होता है। कहीं आपने देखा होगा अगर बोरिंग होते हुए समरसेबल वगैरह का, तो एक गड्ढा खोदा जाता है जिससे क्या होता है पानी सक करता है वो, ठीक है, पंप, फिर उस वाटर को हम किसमें यूज करते हैं बेटा, ड्रिलिंग वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो वहां भी कौन सी पंप यूज होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। कभी कभी जब आप पास गुजरते हो किसी कैनाल वगैरह के पास से या तालाब वगैरह के पास से, पोंड वगैरह के पास से बेटा, तो आप देखोगे कि एक मोटर चल रही है, ठीक है, या एक ट्रॉलर चल रही है वो, ठीक है, उससे डीजल वगैरह से, और वहां पे क्या है कि वो पानी खींच रही है, उसमें पानी फेंक रही है, तो वो कौन सा है, उसके साथ एक पंप लगी रहती है, वो कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है।
एक सक्शन पाइप रहेगा और उसके बाद ऊपर डिलीवरी पाइप रहेगा, उससे फिर क्या होगा, वाटर वहां पे डिस्चार्ज मिल रहा होगा हमें डिलीवरी पाइप में। दूसरी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमारे सिलेबस में क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप कौन सी होती है, जो हेड पंप में यूज होती है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये कौन सी होती है बेटा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और वो क्या होती है, रोटोडायनामिक पंप ऊपर वाली, ठीक है। तो ये मैंने हल्का सा बताया है, बहुत डिटेल में हमें बेटा डिस्कस करेंगे, बहुत ही मैंने हल्का सा बताया है, ब्रीफ आइडिया दिया है, ठीक है। ये है हमारा सिलेबस बेटा, 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की पूरी वर्किंग सब कुछ, ठीक है। और देखो ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में ढेर सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर करेंगे, इन पंप को, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या है, मॉडल प्रोटोटाइप, यूनिट क्वांटिटी, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं, वो तो वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था बेटा सिलेबस इसका, वो मैंने बता दिया वेटेज। अब मैं बता देता हूँ सोर्स, पढ़ना कहाँ से, क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले अगर मैं सोर्स की बात करूं बेटा, ठीक है, या स्टडी मटेरियल की बात करूं, तो सबसे पहला तो आपको क्या रेफर करना है, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी जेईएन एग्जाम है, ठीक है, एसएससी जेई और डिफरेंट जेई, और उसके बाद जो भी आपके एईएन के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो वो भी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको आप देख लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, जो एक्सरसाइज होगी वो। उसके बाद अगर इतना आप लगा लेते हो तो फिर अगर लगाना चाहते हो तो जैसे सिविल में गुप्ता एंड गुप्ता हो गया, ठीक है, उसमें डीएस कुमार, आर के बंसल हो गई, ठीक है, मैकेनिकल में, और आर के जैन है तो आप वहां से लगा सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को और ज्यादा डिटेल में भाई पीएचडी करनी है अगर इस सब्जेक्ट पे, तो आप बुक भी, नहीं तो आप क्लास नोट सब क्या मोर देन सफिशिएंट। अदरवाइज यू हैव टू गेन एक्स्ट्रा नॉलेज और यू हैव टू डू पीएचडी इन दिस सब्जेक्ट, देन यू विल रेफर, ठीक है। तो आप बुक पर रेफर कर सकते हो, जैसे आर के बंसल हो गया। लेकिन आर के बंसल में क्या है बेटा, थोड़ी सी कुछ मिसप्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो वैसे सही है लेकिन मिसप्रिंट है और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊंगा, आप उसी कंसेप्ट से सॉल्व करो। अगर थोड़ा बहुत मिसमैच होता है तो आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो वहां से हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा उनका, ठीक है। सेकेंड वन बहुत अच्छी बुक है, एक और रेफर करना चाहते हो तो ये बेस्ट बुक है, डीएस कुमार, ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हो। है तो जगदीश कुमार भी है, ठीक है, सुब्रमण्यम भी है, लेकिन आप डीएस कुमार इज द बेस्ट बुक, आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था बेटा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ये वेटेज है और ये आपका सिलेबस है, इतना मैं डिस्कस करूंगा, और ये सोर्सेस है और ये क्या है, ठीक है, बुक्स है, ठीक है। और इसका ध्यान रखना, देखो सबके पास है टेलीग्राम, हमारा चैनल की लिंक भी है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कोई भी डाउट आता है वहां शेयर कर सकते हो, इंजीनियर्स कॉर्नर ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर होगा ही सबके पास, अगर कोई भी डाउट आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9761994750, ठीक है, ये सबके पास है, और नहीं अगर जिसके पास है वो देख लेना, ठीक है। और एक मैं इंपॉर्टेंट नोट भी आपको, ठीक है, यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हूँ, क्योंकि देखो ये जो सब्जेक्ट फ्लूइड मशीनरी बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो ये केवल और केवल मैं ऐप पे उन्हीं बच्चों को जोड़ूंगा जिन बच्चों ने फुल पेड किया इस सीजन में, ठीक है। मतलब 2020 में जो नवंबर में एडमिशन लिया है, जो अक्टूबर के बाद से जिनका एडमिशन हुआ है और जिन्होंने फुल पेड किया, उन्हीं को मैं यहाँ पे केवल इस बैच में जोड़ूंगा, ठीक है। और किसी को भी अगर जुड़ना है तो देखो, अगर जो पिछले नवंबर के बाद जिनके एडमिशन हुए हैं, ठीक है, अक्टूबर के बाद इस नए सेशन में 2020 के बाद, वो बच्चे क्या करें, जितनी भी उनकी बकाया फीस है उसको इंस्टॉलमेंट वाइज आप क्या करो, पे करो, फिर मुझे बताओ तो मैं तब जोड़ूंगा आपको, ठीक है। फीस बेटा देनी पड़ेगी तभी मैं आपको जोड़ूंगा इसमें। देखो मैं जानता हूं कोविड की वजह से सबकी कंडीशन गड़बड़ है, ठीक है, इकोनॉमिकल, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी इंस्टॉलमेंट वाइज आप दो, मैं एक साथ नहीं कह रहा हूं आप एक साथ दो, लेकिन इंस्टॉलमेंट वाइज उसको दो, ठीक है, तभी मैं आपको ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा।
दूसरा क्या है बेटा कि जो भी बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं और ये पढ़ना चाहते हैं फ्लूइड मशीनरी, ओल्ड स्टूडेंट कह सकते हो, ठीक है, 19 सेशन में, 18 सेशन में, ठीक है, 20 से पहले, अक्टूबर ये कोविड से पहले, तो उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इसका कुछ अमाउंट, ठीक है। वो आपको मैं कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, तो आप पहले पे करिए, फिर मैं जोड़ूंगा उस बैच में, ठीक है। तो इस बार बार मुझे क्या करना, फोर्स मत करना, या कोई भी ये नहीं करना है सर जोड़ दो ये करो, जो भी टर्म एंड कंडीशन है आप फीस पे करो और स्क्रीनशॉट भेजो और जुड़ जाओ, ठीक है। और ये लेक्चर डेली वही 4-5 दिन, हफ्ते में 5 से 6 दिन में इसका लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये मुश्किल से 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज को नोट कर लो जल्दी शॉर्ट में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा बेटा, नहीं जिसने किया है पॉज कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसमें से, इंपैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इज द इंपैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बेटा, इंपैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। तो इंपैक्ट ऑफ जेट पहला चैप्टर हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट। तो इंपैक्ट ऑफ जेट में वो आपको मैंने बता ही दिया है क्या पढ़ना है, कि जब जेट स्ट्राइक करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के साथ, ठीक है बेटा, तो कितना फोर्स लगता है, कितना वर्क डन प्रोड्यूस करता है, कितनी पावर जनरेट करता है। तो सबसे पहले एक एक करके, कई केस है तो हम एक एक केस करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देख लो, इंपैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर फर्स्ट, इंपैक्ट ऑफ जेट। तो देखो बेटा इसमें होता क्या है इंपैक्ट ऑफ जेट में, कि जैसे देखो ये कोई पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें किसी वेलोसिटी पे वाटर आ रहा है बेटा, हाई वेलोसिटी पे, उसमें आपने उस पाइपलाइन में जितनी एनर्जी, उस पूरी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा दिया, नोजल लगा दिया, और नोजल ने पूरी की पूरी इसकी एनर्जी को, जो इसमें फ्लो कर रहा था वाटर, उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो हमें यहाँ पे ये क्या मिल गया बेटा, एकदम हाई वेलोसिटी, ठीक है। हाई वेलोसिटी का क्या मिलेगा, एक स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम मिल गई, ठीक है, वाटर की स्ट्रीम है और उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, हाई। तो क्या है ये हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम, इसी का नाम क्या होता है बेटा, हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम ही क्या कहलाता है, जेट। तो जेट अगर जब भी मैं बोलूंगा तो जेट का मतलब क्या है, कि वाटर स्ट्रीम हैविंग हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो ये अब इसके किलो पास में हमने क्या रखा है बेटा, मान लो ये क्या है, किससे टकरा रहा है बेटा, किसी प्लेट से टकरा रहा है। तो ये है एकदम फ्लैट प्लेट, इस प्लेट से टकरा रहा है, ठीक है। तो इस प्लेट से टकरा रहा है तो होगा क्या, कि जब भी वाटर इस प्लेट से टकराएगा तो वाटर क्या लेके आ रहा है, तो मास फ्लो रेट, मास लेके आ रहा है बेटा, और इसके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों है, इसका मतलब क्या है कि इस वाटर जेट के पास क्या होगा बेटा, मोमेंटम होगा। और जेट के पास अगर मोमेंटम होगा, ठीक है, तो जब भी ये मूवमेंट, इस पे कोई एक्सटर्नल आप फोर्स लगाओगे, कहने का मतलब देखो ये है, हमें क्या निकालना है बेटा, इस जेट की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा प्लेट में, ठीक है। तो पहले एक नियम थोड़ा सा मैं बताता हूँ, रूल्स या कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा, कि आपने सुना होगा सेकंड लॉ ऑफ मूवमेंट, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है बेटा, क्या बताता है कि इंपल्स बराबर या फोर्स बराबर, एक्सटर्नल फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, कि अगर कोई बॉडी है, मास m है, वेलोसिटी v है, किसी स्पेस में उसके पास मोमेंटम है, तो अगर मैं कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो वो एक्सटर्नल फोर्स
उस बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, जब भी मैंने क्या किया, ये स्ट्रीम वेलोसिटी जा रही है, स्ट्रीम जा रही थी या जेट जा रहा था, जेट क्या हुआ, इससे टकराया, इससे टकराएगा बेटा जेट, तो इनिशियली ये प्लेट क्या लगाएगी बेटा, इस जेट के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, ये प्लेट क्या लगाएगी, जेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, और जेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, तो हमने अभी क्या कहा है, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ जेट। तो जेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हियर मास इज द स्केलर क्वांटिटी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा बेटा, कि जब भी जेट स्पेस से टकराएगा, प्लेट स्पेस इनिशियली फोर्स लगाएगी, उसकी वजह से जेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, हम क्या कहेंगे कि यहाँ से मोमेंटम क्या होगा बेटा, चेंज हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो इसको बोल रहा हूं, मान लो मैं पॉइंट 1 जिस जगह पे आपका जेट स्ट्रीम टकराता है, ये है पॉइंट 2, जहां से जो जेट है प्लेट से टकराने के बाद प्लेट उस पर फोर्स लगाएगी, उसकी वजह से जो मैं बता देता हूं अभी, फिर क्या करेगा, देखो ये हो क्या रहा है कि जेट इस प्लेट पे ऐसे परपेंडिकुलर टकरा रहा है, प्लेट इस पर फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से जो जेट है वो स्ट्रीम क्या हो जा रही है, ऐसे टेंजेंशियली क्या कर जा रही है बेटा, डिफ्लेक्ट कर जा रही है। लेकिन यहाँ देखो, जैसे ये सिमेट्रिकल होने की वजह से कुछ इधर से फ्लो निकल जाएगा, कुछ यहाँ से निकल जाएगा, स्ट्रीम आधा इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जिस जगह से मतलब प्लेट की जिस टिप से वाटर निकलता है, उसको मैंने पॉइंट का 2। तो देखो पॉइंट 1 जहां भी मैं बोलूंगा, पॉइंट 1 का मतलब क्या है बेटा, एंट्री पॉइंट। पॉइंट 1 जहां भी इंडिकेट करूंगा, इसका मतलब क्या है, जेट का एंट्री पॉइंट। और पॉइंट 2 का मतलब क्या है बेटा, एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट एक नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आप क्या क्या चीजें, ठीक है, वो करोगे, कंसीडर करोगे कब, जब आपको जेट की हेल्प से क्या निकालना है बेटा, कि प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं, मैं कोई केस नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी ये नॉर्मल प्रिंसिपल बता रहे हैं कि आप क्या प्रिंसिपल यूज करोगे। तो हुआ क्या, जेट इस पे आया, टकराया परपेंडिकुलर, इसने इनिशियली फोर्स लगाया, उसकी वजह से मोमेंटम क्या की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की चेंज होगी, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। क्योंकि जब भी मोमेंटम में चेंज होगा तभी हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन तो आप देखो फोर्स होता क्या है, या इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है, वही न्यूटन सेकंड लॉ, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये कहती है कि F बराबर फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो मान लो यहाँ v1 वेलोसिटी से आ रहा था, v1 पॉइंट पे इसका, और यहाँ से जो टिप से एग्जिट कर रहा है वो क्या है, किस वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है बेटा, ठीक है, m1 v1 और माइनस m2 v2। ठीक है, तो रेट चेंज इन अगर मैं बात करूं, तो F प्लेट जो हमें मिलेगा, F प्लेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मैं क्या कह सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, m डॉट v1। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने ये ले लिया v1 वेक्टर। ठीक है, और ये तो स्केलर है तो कोई मतलब नहीं है, माइनस m डॉट क्या हो जाएगा बेटा, v2 वेक्टर। सॉरी, हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज कैसे मिलेगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या कर दो, इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज मिल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम पर सेकंड। और मोमेंटम क्या होता है बेटा, mv मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम पर सेकंड क्या हो जाएगा, m डॉट v। ठीक है, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। तो हम जहां भी बात करेंगे इस रेट को भी कंसीडर करना है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड। ठीक है,
तो ये हो जाएगा प्लेट। एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये मैंने एक क्या प्रिंसिपल बताया किसका बेटा, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स एफ प्लेट है, वो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम है, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, यहाँ पे प्लेट के द्वारा कितना फोर्स है ये निकालना है नहीं बच्चे। हमारा कंसर्न क्या है बेटा कि जेट इस पे कितना फोर्स लगाएगा प्लेट पे, एफ जेट। तो इसे कैसे निकाल लो, न्यूटन थर्ड लो, वाई न्यूटन थर्ड लो, न्यूटन थर्ड लो,